चलिए आज हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस जो कि किसी भी सेल की कंट्रोलिंग बॉडी है, राइट। न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकता बच्चों, है ना। हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही कि अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे, और अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा। तो अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस है तो हम आज तक उसे प्रोकैरियोट बोलते आए हैं, और अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है तो हमने उसे यूकैरियोट बोला है, राइट। ये तो एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास एक प्रॉपर एक ट्रू न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास एक प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियस होना नहीं होना ये सेल को डिफाइन करता है आपका सेल कैसे होगा। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831, और तब से हम इसे एक कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, राइट। कई ऐसे भी सेल्स हैं या ऐसे भी टिश्यूज हैं जिनके पास मैच्योरिटी के समय न्यूक्लियस नहीं होता। जब वो यंग स्टेज में होते हैं या जब वो डेवलप हुए हैं, जब वो बने हैं, तब उनके पास न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन जब वो मैच्योर हो चुके हैं तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं दिखता। जैसे सीव ट्यूब्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इनके पास हमें मैच्योरिटी के टाइम पे न्यूक्लियस विजुअलाइज नहीं होगा। सीव ट्यूब, वास्कुलर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, इनके सीव ट्यूब्स में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखता। एनिमल सेल्स के आरबीसीज में हमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, जबकि यंग स्टेज में होता है, बट अपॉन मेच्योरिटी दे स्टार्ट लैकिंग द न्यूक्लियस, देयर न्यूक्लियस गेट्स डीजनरेट एंड दे लैक द न्यूक्लियस इन मैच्योर स्टेट। अगर एक टिपिकल न्यूक्लियस की मैं बात करूं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस में बेसिक लेवल पे एक आउटर बाउंड्री होगी और एक इनर बाउंड्री होगी। तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। दिस स्पेस, you can notice that there is a space around in between the two membranes, rather there is a space between both the membranes that is called as perinuclear space, और ये perinuclear space लगभग 10 to 20 नैनोमीटर की है। This is basically perinuclear space, और perinuclear space 10 to 20 नैनोमीटर की है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कहीं कहीं पर डिसकंटिन्यूटी है, और उस डिसकंटिन्यूटी में कुछ पोर्स हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे न्यूक्लियस को हम ध्यान से देखें तो देयर विल बी सम पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियर पोर्स चीजों को एक्सचेंज करने में मदद करेंगे, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी फ्लेक्सिबल है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम नहीं करती, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ों को आना और जाना थोड़ा सा मुश्किल सा फील होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ न्यूक्लियर पोर्स रखे हुए हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स की मदद से चीज़ें अंदर बाहर आ सकती हैं। और कैसे एक्सचेंज हो सकता है, मतलब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में हो सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस का लिक्विड पोर्शन, और साइटोप्लाज्म आप जानते हैं साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं बेटा, देखिएगा जरा ध्यान से। राइबोसोम्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स कौन बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ये राइबोसोम्स को बनाने में मदद करेगा, राइट। इसके अलावा राइबोसोम्स को बनाने के लिए मुझे आरएनए की ज़रूरत है, टीआरएनए की ज़रूरत है, अमीनो एसिड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल से एक्सचेंज होगा साइटोप्लाज्म की तरफ। देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो हियर, एक लंबा सा धागा है यहाँ पे जो कि उलझा हुआ सा है, ये आपस में एक उलझा हुआ थ्रेड है, इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। दिस entangled mass of
thread is known as chromatin. पर बच्चों ध्यान रखिए, न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर आपको क्या हमेशा दिख सकता है? ये क्रोमैटिन क्या आपको हमेशा दिख सकता है? नहीं। आपको अगर न्यूक्लियस देखना है तो तब देखिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। अगर आपने सेल को उसके डिवीजन स्टेट में देखा, मतलब जब आपका सेल डिवाइड कर रहा है, तब अगर आप न्यूक्लियस के शेप को, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको स्ट्रक्चर शेप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। कारण पता है क्या है? ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्म ले चुका होगा। नॉर्मली सेल को देखेंगे बेटा तो क्रोमैटिन ही दिखेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। मतलब ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर ये किसका फॉर्म ले लेता है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शेप एकदम अलग होता है, उसकी भी बात हम करेंगे। फिलहाल हम क्रोमैटिन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो एक उलझे हुए धागे के फॉर्म में है, ये क्रोमैटिन मटेरियल आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तब प्रेजेंट है, तब दिखाई देगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन जब सेल डिवीजन फेज में है तो न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा। इज दिस क्लियर? तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस का ओवरऑल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, या पोर को भी स्टेबलाइज करने के लिए कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें हम न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। We call it as न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक लेबलिंग मैं कम कर रही हूं, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के आसपास जो पोर्स हैं, उन पोर्स को स्टेबलाइज करके रखने में मदद करता है। आई होप टिल सो फार इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्रोमैटिन मटेरियल की बात अगर हम करें तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमैटिन मटेरियल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ पे ये क्रोमैटिन मटेरियल देखिए जरा कितना उलझा हुआ इंटैंगल्ड मास के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इसे स्टेन करके देखेंगे तो जब भी आप इस क्रोमैटिन मटेरियल को स्टेन करते हैं, ये आधा हिस्सा इसका कुछ अलग तरीके से कलर अब्सॉर्ब करेगा और आधा हिस्सा इसका कुछ अलग तरीके से कलर को अब्सॉर्ब करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसे फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था, और उन्होंने इस क्रोमैटिन को डिवाइड किया था इनटू टू। वन इज हेटेरोक्रोमैटिन एंड अनदर इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन। एक हेटेरोक्रोमैटिन है और एक ट्रू क्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की डिस्क्रिप्शन है और इन दोनों को हमने स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे अलग अलग किया है। एक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है जो बहुत इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और एक ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। बाद में इसके बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। देयर इज अ राउंडेड बॉडी इन द सेल विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाई, और न्यूक्लियोलाई का डिस्क्रिप्शन हमें फोंटाना ने दिया था। न्यूक्लियोलाई जो कि किसी सेल के अंदर राइबोसोम्स की फैक्ट्री माने जाते हैं, इन्हें हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे राइबोसोम्स को बना सकते हैं, दिस इज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स को बना बनाकर भेजते हैं और मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके जब ये राइबोसोम बाहर आते हैं तो ये अटैच हो जाते हैं विद द ईआर। ईआर से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वहां पे ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोलस कितने होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, डिपेंड्स अपॉन नीड ऑफ सेल। आपके सेल को कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस डिपेंड करते हैं। ये आरआरएनए का सिंथेसिस करेंगे और इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो दे आर मेम्ब्रेन लेस। क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन दोनों थ्रेड्स हैं और इन दोनों थ्रेड्स को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे सेल के पास कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी हैं, जिन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा डीएनए या जो क्रोमैटिन है दैट इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स और हिस्टोन प्रोटीन along with non-histone proteins।
So it is packed with the help of histones. Let it be histones and non-histones plus non-histone proteins. हिस्टोन्स तो बेसिक प्रोटीन्स हैं बच्चों, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इनके कॉम्बिनेशन के साथ हमारा क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन जब भी आप देखेंगे आपको इसमें हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे। एक कॉम्प्लेक्स होता है ये, जिस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत हमें डीएनए को पैक करने के लिए होती है, क्योंकि डीएनए बहुत आसानी से तो न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकता। डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए हम एक बॉल लेते हैं, अमीनो एसिड्स की एक बॉल ली जाती है। उस बॉल पे इस क्रोमैटिन मटेरियल को बकायदा रैप अराउंड किया जाता है और फिर इसे न्यूक्लियस में पैक कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन आर फाउंड इन आवर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर एनवेलप के 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, वन इज आउटर वन इज इनर मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर पोर्स होंगे, जिन पोर्स की मदद से हम सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। देयर विल बी अ पोर असेंबली, देयर विल बी अ पोर कॉम्प्लेक्स, जो हमारे न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करेगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसे कैरियोप्लाज्म नाम भी दिया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का एक दूसरा नाम कैरियोप्लाज्म भी है। कैरियो टर्म हम हमेशा न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, तो रिमेंबर दैट। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरआरएनए। लूज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स है, विच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, वी टॉक्ड अबाउट इट। क्रोमैटिन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर। पैकिंग के लिए वी नीड हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। देन डिविजन के टाइम पे यही क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स द शेप ऑफ क्रोमोसोम। इस तरीके से ये क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। ये क्रोमोसोम है, और मेटाफेजिक क्रोमोसोम, जो याद रखना बेटा, हम जो नॉर्मली क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं ना, बुक्स में जो क्रोमोसोम का शेप दिया हुआ होता है वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है क्रोमोसोम का, ये दोनों ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। और इसके ऊपर हमारे जो क्रोमोसोम है उसमें आर्म्स हैं, जिन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। दिस इज आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम क्रोमैटिड का नाम देते हैं। राइट तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको सेल डिवीजन के टाइम पे विजुअलाइज होंगे। जो क्रोमैटिन मटेरियल है दैट गेट्स चेंज्ड इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और ये क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन रीजन है हमारा वो सेंट्रोमियर भी कहलाता है। राइट अगर ये सेंट्रोमियर सेल के बीचों बीच में होगा तो उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। भाई ऑलमोस्ट बीचों बीच समझ लीजिए, क्योंकि क्रोमोसोम में हम 2 आर्म्स डिफाइन करते हैं। वन आर्म इज शॉर्ट आर्म, अनदर आर्म इज लॉन्ग आर्म। पी आर्म जो है वो शॉर्ट आर्म होती है और क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग आर्म होती है कंपैरेटिवली। राइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सेंट्रियोल है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आता है, बीच में आता है, इसीलिए इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अगर मान लीजिए एक तरफ सेंट्रोमियर ज्यादा शिफ्टेड हो दूसरी तरफ कम हो, मतलब अगर पी आर्म बहुत छोटा हो गया, क्यू आर्म उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, सेंटर से डिविएटेड है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है और ये सेंटर पोजीशन से थोड़ा सा डिविएटेड है, इसीलिए अब हम इसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आप कब बोलेंगे? जब बिल्कुल सेंटर में हो, और सब मेटासेंट्रिक कब? जब एक आर्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो और दूसरे आर्म की तरफ कंपैरेटिवली कम हो। राइट अगर मान लीजिए एक आर्म बहुत बड़ी और एक आर्म बहुत छोटी हो तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। लुक एट हियर, ये आर्म बहुत बड़ी है और ये आर्म कंपैरेटिवली छोटी हो गई। और अगर एक आर्म विजिबल ही नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम का मतलब व्हेन वन आर्म इज कंप्लीटली एब्सेंट।
ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमारे अंदर अवेलेबल नहीं होते, ह्यूमंस के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते। हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और भी अभी पढ़ना है, क्योंकि क्रोमोसोम के डिटेल्स हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को भी समझ पाएँ, रिलेट कर पाएँ सेल डिवीजन की प्रोसेस से। प्लस क्रोमोसोम के अंदर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रीजन्स भी हैं जो उसे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन में या इनएक्टिव रीजन में या मेन जेनेटिक मटेरियल से थोड़ा सा दूर का हिस्सा बनाते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, इन चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। हम लोगों ने न्यूक्लियस तक डिस्कशन किया हुआ है और अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम है, डीएनए है या क्रोमैटिन है। इन तीनों चीज़ों के बीच में आपको एक बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसका नाम अलग दिया है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको समझना भी है, राइट? तो जिस समय मेरा न्यूक्लियस डिवीजन स्टेट में नहीं है, जिस समय न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, उस समय न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल हमने ड्रॉ किया था, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो होता है क्रोमैटिन। तो ये हमारी डबल मेम्ब्रेन है और डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप इनिशियल लेवल पे देखते हैं, तब जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, राइट? ये क्रोमैटिन धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम का शेप लेना शुरू करता है। तो जिस समय पे सेल डिवाइड कर रहा है, ये क्रोमैटिन उस टाइम पे क्रोमोसोम का शेप लेगा इस तरह से। हम जिस क्रोमोसोम का शेप टिपिकली ड्रॉ करके स्टडी करते हैं वो एक मेटाफेज का क्रोमोसोम होता है जिसके आर्म स्प्लिटेड हैं या जिसके पास आपको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, राइट? अगर हमारे क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो क्रोमोसोम एक कंडेंस स्ट्रक्चर है जिसे सेल डिवीजन के टाइम पर देखा जाता है और हमेशा विजिबल नहीं होगा, राइट? आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि मेटाफेज, सेल डिवीजन का मेटाफेज वो स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि आपके क्रोमोसोम के ये जो आर्म्स हैं ये विजिबल आपको मेटाफेज में ही होंगे। क्रोमोसोम का प्रॉपर साइज, प्रॉपर शेप, ये सब कुछ आपको मेटाफेज में ही दिखाई देगा। तो किसी भी सेल की मेटाफेज स्टेज में आप क्रोमोसोम के शेप को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, राइट? ये पॉइंट याद रखिएगा, मेटाफेज का क्रोमोसोम आपको क्लियरली दिखाई देता है और हम स्टडीज के टाइम पे जिस क्रोमोसोम को देखते हैं वो मेटाफेज ही होता है। एंड दिस इज व्हाट इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम, राइट? हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम की डिस्कवरी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम वो हिस्सा है जहां पे हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। मतलब ये अगर आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है तो इनके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है और ये डीएनए जो है, दिस डीएनए इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। इस डीएनए का भी एक छोटा सा यूनिट होता है और आप जानते हैं उस छोटे से यूनिट को, मतलब अगर मैं इस डीएनए को इनलार्ज करके देखूं या इस डीएनए को एम्पलीफाई करके देखूं तो यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट मुझे दिखाई देगी विच इज कॉल्ड एज जीन। और जीन क्या है बच्चों? इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, राइट? जो बॉडी के फीचर्स की इंफॉर्मेशन है, बॉडी के अलग अलग फंक्शंस की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को जब आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तब आपको इन्हीं क्रोमोसोम्स का, इन्हीं जीन्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जीन्स क्या हो गया? जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। हमारे बॉडी के ब्लूप्रिंट की फीचर्स, इंफॉर्मेशंस, सभी कुछ किस में स्टोर होता है बच्चों? जीन्स में होता है,
राइट। तो अब चलिए हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी से शुरुआत करते हैं कि क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किस तरीके से किया गया, कब किया गया। वॉल्टर फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। वॉल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। और क्रोमोसोम ये टर्म वॉल्डेयर ने दी थी। सो वॉल्डेयर वॉज द वन हु गेव टर्म क्रोमोसोम, जिन्होंने क्रोमोसोम ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी, राइट। हमारे सब्जेक्ट में मतलब बायोलॉजी में टर्म्स का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि काफ़ी सारा मीनिंग टर्म में ही छुपा हुआ होता है बच्चों। इसीलिए हम यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में शायद ये चीज़ें कम पढ़ी हो या न भी पढ़ी हो कि ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। लेकिन बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, और उसका सीधा सा कारण ये है कि यहाँ पे इन टर्म्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ओके। और उस मीनिंग से ही उनके फंक्शंस डिफाइन हो जाते हैं, हम उनके फंक्शंस के बारे में जान पाते हैं। और यही रीज़न है कि हम टर्म्स किसने कॉइन किए थे इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक डाइज की मदद से आप क्रोमोसोम को हमेशा न्यूक्लियस में अच्छे से देख सकते हैं। जैसे बेसिक फस्टीन, ये एक डाई है which is commonly used to stain DNA. There is another dye which is called as acetocarmine. ये दोनों डाइज के नाम आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। Acetocarmine is the dye and basic fustine is the dye. ये दोनों डाइज यूज होती हैं in order to stain the chromosome. Let us now talk about the term क्रोमोसोम। यहां पे क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड एंड सोम या सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो जो कलर्ड बॉडीज हैं, माइक्रोस्कोप में जो कलर्ड बॉडीज आपको दिखाई देंगी उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दे आर द कलर्ड बॉडीज, राइट। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्रोमोसोम का। अगर मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ड्रॉ होकर आएगा। दिस इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की आर्म में और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए। तो अगर ये क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम की आर्म में डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी आर्म्स को हम स्टडी करते हैं। और यही वो आर्म्स है बच्चों जो आर्म्स आगे चलकर डिवाइड होना शुरू होती हैं, या जो आर्म्स आगे चलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती हैं जब आपका सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है, क्रोमोसोम ड्रॉ किया है। नॉर्मली अगर आप देखें तो आप क्रोमोसोम को ऐसा बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हम थोड़े समय बाद इसी स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो बताना चाहती हूँ, और इसीलिए हमने उस क्रोमोसोम को इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो एक बार ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसे मैं अब येलो से हाईलाइट करती हूँ, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक प्रोटेक्टिव शीथ है, लेकिन ये बाउंड्री एक एक्रोमैटिक सब्सटेंस से बनी हुई है। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस डीएनए कैरी नहीं करता, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने या ये जो पोर्शन मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, ये पोर्शन बेसिकली कंडेंस्ड प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं पेलिकल बोलती हूँ। ये पेलिकल एक्रोमैटिक सब्सटेंस है बेसिकली, मतलब इट विल नॉट हैव एनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो दिस पेलिकल इज नथिंग बट एक्रोमैटिक स्ट्रक्चर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंडेंस्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन है जिसकी ये पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तो पेलिकल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, और उस बाउंड्री के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स,
राइट। मैट्रिक्स भी क्या है, एक्रोमैटिक ही है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल नहीं, या यूं कह लीजिए कि वो खुद किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करती। हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक डिप्रेशन सा दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन को हम वो हिस्सा बोलते हैं जहां पे आपका क्रोमोसोम पहली बार आपस में कंडेंस हुआ है। मतलब इस कंडेंस स्ट्रक्चर में भी बीच में एक कनेक्शन है, बीच में जहां पे एक धसाव बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जहां पे आपके क्रोमोसोम में डिप्रेशन आ रहा है उस हिस्से को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, मैं बता रही हूं आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज जस्ट प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वो हिस्सा जहां पर एक्सप्रेस्ड जीन प्रेजेंट है, इसी को हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। इसी हिस्से को हम सेंट्रोमियर के नाम से भी जानते हैं। तो जहां पे आपके क्रोमोसोम में आपको एक बटन लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाइड डायग्राम में शो करूं तो ये जो बटन लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो हिस्सा है जहां पे ऐसा डीएनए प्रेजेंट होगा जो एक्सप्रेस्ड है, मतलब जो आगे चल के अपने आप को जीन्स के फॉर्म में शो करेगा और आपको कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कोड करके देने वाला है, राइट। तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का हिस्सा हो गया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के हिस्से के आसपास कुछ प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स से ही आगे चलकर हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेल के डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स को खींचकर पुल करते हैं अपनी तरफ, या टुवर्ड्स पोल, रादर आई शुड से, जो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, पुल करते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, राइट। तो क्रोमोसोम्स में जहां पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आ रहा है वहां पे काइनेटोकोर है, और काइनेटोकोर वो हिस्सा है जहां पे स्पिंडल रेस कनेक्ट होती हैं या स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को पुल अपार्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि हम सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है इसकी बात करने ही वाले हैं, तो आज आपको मैं ब्रीफ में उन चीज़ों को रिलेट करके दे रही हूँ। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स और ये कैसे होती हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज, राइट। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो काइनेटोकोर वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। So this plate is what is known as kinetochore. It's a plate like structure जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में डेवलप होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अगर हम हमारे क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की बात करें तो क्रोमोसोम्स खुद तो मूव नहीं हो सकते, लेकिन क्रोमोसोम्स को मूव करवाने के लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल स्पिंडल रेस प्रेजेंट हैं या डेवलप होती हैं, और वो यहीं से डेवलप होती हैं, इसी काइनेटोकोर हिस्से से इमर्ज होती हैं। सेंट्रोमियर हमारे क्रोमोसोम को लगभग 2 आर्म्स में डिवाइड कर रहा है। ये एक आर्म है विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इसे हम Q से डिनोट करते हैं, और एक दूसरी आर्म है जिसे हम शॉर्ट आर्म बोलते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, डिनोशन में हम यहाँ पे स्मॉल p स्मॉल q यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वी आर यूजिंग स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो P आर्म जो है वो पेटाइट है, स्मॉल है, छोटी आर्म है, इसे हम पेटाइट बोलते हैं। पेटाइट का मतलब स्मॉल होता है। सो इट्स अ स्मॉल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, इट्स अ स्मॉल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, एंड दैट वन इज द बिगर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। जो ऊपर की आर्म है वो अलग है, वो थोड़ी सी लंबी है, और जो नीचे की आर्म है क्रोमोसोम की वो कंपैरेटिवली छोटी है। इज दैट ओके? अब देखिए, कई सारे क्रोमोसोम्स में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देता है। फॉर सपोज समवेयर हियर,
मतलब अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो वो क्रोमोसोम में आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा आपको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देगा. सो दिस इज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई दे सकता है इस तरीके से. तो कुछ कुछ क्रोमोसोम्स में, वैसे मेजॉरिटी क्रोमोसोम्स में ये नहीं होता, लेकिन वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स कैन शो यू सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जहां पर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है. वी कॉल दैट रीजन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मेजरली तो हर क्रोमोसोम में नहीं दिखता, लेकिन अगर ये आपको किसी क्रोमोसोम में दिखाई दे रहा है तो इसकी पोजीशन फिक्स्ड है. मेरी बात ध्यान से समझिएगा. अगर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, और ये जो पोजीशन इसकी फिक्स्ड है, इसी के कारण हम उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इज दैट ओके? भाई, जिस समय आप क्रोमोसोम्स को स्टडी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, और माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स तो हमारे पास 23 पेयर्स में है. तो अब आप कौन सा क्रोमोसोम देख रहे हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है. इसीलिए वी विल लुक फॉर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन. तो जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिख जाए और जिस पोजीशन पे दिख जाए उसे आप स्टैंडर्डाइज पोजीशन मानकर ये बता देंगे कि ये क्रोमोसोम वही पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर है, मे बी 2, मे बी 18, मे बी 15, व्हाटएवर. राइट? तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की पोजीशन फिक्स होती है, and therefore it helps in identification. The position is fixed and therefore it helps in identification of the chromosome. ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी एग्जाम के लिए याद रखने हैं. अब देखिए, हमारे क्रोमोसोम में बीच में जो सेंटर हिस्सा है, उस सेंटर हिस्से में कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रोमोसोम का. तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में बीड्स भी दिख सकते हैं. इनिशियली आपको इस तरीके से नॉब्स भी दिख सकते हैं, छोटे छोटे से बारीक बारीक बीड लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे सकते हैं. ये और कुछ भी नहीं है, हमारा कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूक्लियस में बिखरा हुआ देखा था, स्कैटर्ड देखा था. सो यू कैन नोटिस दैट क्रोमोनिमेटा और रादर क्रोमैटिन, और एक प्रॉपर वर्ड मैं यूज कर लेती हूं अब आपके सामने, क्रोमोनिमेटा, क्योंकि ये आपको बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, हल्का सा वेवी होगा ये. इसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं. राइट? तो क्रोमोनिमेटा विल बी फाउंड इन द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम एंड दीज आर्म्स आर नथिंग बट क्रोमैटिड्स. राइट? दोनों आर्म्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एक स्पेशल नॉब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, विच इज विजिबल ओवर हियर. ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के आसपास एक स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट होता है, विच इज कॉल्ड एज कोहेजन प्रोटीन. और कोहेजन प्रोटीन इन दोनों आर्म्स को जोड़ने में मदद करता है. याद रखिएगा, देयर इज अ प्रोटीन. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से. यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं कोहेजन प्रोटीन, और ये कोहेजन प्रोटीन दोनों आर्म्स को कनेक्ट करके रखने में मदद करता है. आई होप दिस इज क्लियर. राइट?
हम बात कर लेते हैं अब क्रोमोसोम के कुछ और एक स्ट्रक्चर की जो कि रेयरली क्रोमोसोम में दिखता है, हमेशा तो नहीं दिखता है। देयर इज अ स्पेशल रीजन इन द क्रोमोसोम जो कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद भी आपको बिल्कुल आखिरी के हिस्से में दिखाई देगा। राइट, ये जो आखिरी के हिस्से में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज, आई एम सो सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम और सैटेलाइट रीजन। आई कैन राइट इट सैटेलाइट रीजन। ये सैटेलाइट रीजन में एक पतला सा थ्रेड है जो इसे मेन क्रोमोसोम से कनेक्ट कर रहा है। आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। जो मेन क्रोमोसोम से उसे कनेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। दिस इज द फाइन रीजन दैट कनेक्ट्स दिस सैट रीजन विद द मेन क्रोमोसोम। सो इट कनेक्ट्स सैट विथ मेन क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट रीजन भी या सैट रीजन भी। इस रीजन की अपनी स्पेशलिटी है जो हम बात करने वाले हैं। सो इट हेल्प्स इन कनेक्शन विद द मेन क्रोमोसोम। आई एम सो सॉरी। Connects with the main chromosome. You may also note it from here. It connects with the main chromosome. इस हिस्से को हम बोलते हैं सैट रीजन। ये elongated round knob like structure है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। Which is sin acid thymonucleinico. This region is known as sin acid thymonucleinico. That is, यहाँ पे इस हिस्से में थाइमीन ज़्यादा प्रेजेंट है। याद रखिएगा हमारे क्रोमोसोम के ये अलग अलग हिस्से हैं जहाँ पर अलग 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 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर थाइमोन्यूक्लिनिको एसिड मिलेगा, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, विच इज बेसिकली थाइमोन्यूक्लिक एसिड। आप चाहे तो यहाँ पे ये और ऐड कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट थाइमोन्यूक्लिक एसिड। आइदर राइट इट दिस वे और सैट। हालांकि इसका फुल फॉर्म बेटा आपको नीट के लिए याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नीट में आपसे कोई भी इसका फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला है। वी ओनली गेट क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन सैट क्रोमोसोम एंड दैट टू वेरी रेयरली, बहुत कम पूछा जाता है। चलिए अब हमारे क्रोमोसोम में और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। दोनों एक्सट्रीमिटीज जो हैं हमारे क्रोमोसोम्स की, उसे हम टीलोमियर बोलते हैं। बोथ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज टीलोमियर। और ये जो टीलोमियर रीजन है ये भी अपने आप में बहुत स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि इस टीलोमियर के कारण हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन के टाइम पे आपस में चिपकते नहीं हैं। क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर कुछ क्रोमोसोम उधर। तो क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे रीजन्स जो उन्हें चिपकने से बचाएं बेटा। याद रखिएगा, वी डोंट वांट आवर क्रोमोसोम्स टू गेट स्टक, राइट, टू गेट स्टिक विथ ईच अदर। क्योंकि अगर वो दोनों स्टिक हो गए, चिपक गए, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, दे विल रिमेन स्टक एट देयर पोजीशंस। और अगर वो मूव नहीं कर पाए बच्चों, तो याद रखिए जब भी सेल डिवीजन की प्रोसेस में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रुक गया तो किसी एक क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और दूसरे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली लेस हो जाएगी। सो टीलोमियर प्रिवेंट्स स्टिकिंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इट प्रिवेंट्स स्टिकिंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूं, यही टीलोमियर रीजन अगर क्रोमोसोम का स्पॉइल हो जाए, खत्म हो जाए, तो इससे कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तो कैंसर होने का एक ब्रॉडर रीजन जो आप जानते हैं, दैट इज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल, राइट। अगर सेल इनडेफिनेटली डिवाइड होते रहें तो उसे हम बोलेंगे कैंसर, isn't it? It becomes tumor first and then develops into cancer, maybe malignant cancer.
नाउ इफ टीलोमेरिक रीजन प्रेजेंट है तो वो क्रोमोसोम्स को स्टिक नहीं होने देगा और जो सेल्स हैं उनकी इनडेफिनिट ग्रोथ को भी नहीं होने देगा, क्योंकि बच्चों टीलोमेयर रीजन पे ही डिपेंड करता है कि आपका वो पर्टिकुलर सेल कितनी बार डिवाइड कर सकता है, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोई भी सेल जो है वो जब तक चाहे तब तक डिवीजन शो कर ले। दिस डजंट हैपन दैट वे। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं या जो सेल्स डिवाइड होना शुरू करते हैं वो एक लिमिट तक ग्रो करते हैं और उसके बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास ये टीलोमियर रीजन्स प्रेजेंट हैं। तो टीलोमियर वो पोर्शंस हैं जो क्रोमोसोम्स के जो सेल्स के डिवीजन को लिमिट करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, राइट, जैसे जैसे सेनेसेंस का टाइम आ जाता है, सेनेसेंस मतलब धीरे धीरे बॉडी के फंक्शंस लूज होना और डेथ की तरफ अप्रोच होने लगता है, वैसे वैसे हमारा जो डीएनए का हमारे जो सेल का डिवीजन है वो कम होता जाता है, इम्यूनिटी भी कम होती जाती है बेटा। यही रीजन है कि सेल्स एक लिमिट तक डिवाइड करने के बाद मर जाते हैं, राइट। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस टीलोमेरिक रीजन that helps in cell division, that determines the number of cell division. ये टीलोमियर रीजन ग्वानाइन रिच रीजन होता है। दिस इज ग्वानाइन रिच रीजन। 5 प्राइम 3 प्राइम ये डीएनए ये पोर्शन ये न्यूक्लिक एसिड्स इसके अंदर ज्यादा होते हैं। सो इट इज अ रीजन विच इज रिच इन ग्वानाइन रेसिड्यूज। ओके, so this is all about chromosome, structure of chromosome which you need to remember, primary constriction, secondary constriction, क्रोमोनिमेटा याद रखना है आपको। क्रोमोनिमेटा मतलब वो जो बीडेड स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, जिसमें बेसिकली कुछ नहीं हमारे डीएनए के थ्रेड्स हैं और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, क्योंकि जब हम डीएनए को पैक करते हैं तो हम उसे न्यूक्लियस में इस तरीके से पैक करते हैं कि वो पूरा अकोमोडेट हो जाए, Isn't it? अगर वो न्यूक्लियस में पूरी तरीके से फिट नहीं आता है तो अल्टीमेटली आपका डीएनए ओवरहैंग होगा या बाहर की तरफ रह जाएगा, विच शुड नॉट हैपन, राइट। तो इसीलिए डीएनए को पैक करने के लिए वी टेक यूज ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन्स विच आर हिस्टोन प्रोटीन्स। वी विल टॉक अबाउट इट। हिस्टोन प्रोटीन्स आप डीएनए पैकेजिंग जब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तब आप डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हाल फिलहाल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। Let us talk about different types of chromosome उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे। तो सबसे पहला क्रोमोसोम है मेरे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में लोकेटेड है, बीच में प्रेजेंट है। और क्योंकि ये क्रोमोसोम के सेंटर में लोकेटेड है इसलिए इट टेक्स द शेप ऑफ वी, राइट। ये वी का शेप लेना शुरू कर देता है और इसीलिए हम इसे वी शेप्ड क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अगर बच्चों आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू Q और Q इज इक्वल्स टू P ये आपको बता देना है, क्योंकि दोनों आर्म्स कैसी हैं, इक्वल है, right? So this is what is metacentric chromosome. The another category of chromosome is submetacentric, जहाँ पे एक आर्म थोड़ी ज्यादा बड़ी है और एक आर्म थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन ना तो एक एंड की तरफ पूरी तरीके से है और ना सेंटर में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्म्स कैसी हो गई, अनइक्वल हो गई, right? तो P is not equal to Q in case of submetacentric chromosome. And roughly अगर आप नोटिस करें तो this is taking the shape of L. इसीलिए इसे हम बोलते हैं L-shaped chromosome, right? This is what is referred as L-shaped chromosome. सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों आर्म्स इक्वल हैं, P इज इक्वल्स टू Q, सो इट इज वी शेप क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स अनइक्वल हैं, P इज नॉट इक्वल्स टू Q एंड दिस इज L शेप्ड क्रोमोसोम। द अनदर कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा होता है जहां पे जो सेंट्रोमियर है वो किसी एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा शिफ्ट है। मतलब अगर आप देखें तो ये एक क्रोमोसोम ये एक आर्म और ये दूसरा आर्म,
ये आर्म जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं अपनी लेंथ में, इसलिए इट इज गिविंग अ जे शेप. सो दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जे शेप क्रोमोसोम. एंड लास्टली टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जहां पे सेंट्रोमियर एक लास्ट पोजीशन पे है और जो आर्म है वो अकेली आपको दिखाई दे रही है. सो दिस इज रेफर्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. वन आर्म सीम्स टू बी कंप्लीटली एब्सेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. चलिए, तो हमने क्रोमोसोम्स के अलग अलग शेप्स की बात कर ली है. अब एक और चीज, क्रोमोसोम्स हमारे एसोसिएटेड होते हैं विद द न्यूक्लियोलस, राइट? न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए भी हमारे क्रोमोसोम्स के कुछ पोर्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, राइट? तो ये हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था. इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करें तो जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, वहाँ पे आरआरएनए बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, आरआरएनए को बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं. और क्योंकि आरआरएनए इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस, इसीलिए इस आरआरएनए को इसीलिए इस हिस्से को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं. आई कैन नॉट इरेज दिस, सो आई एम राइटिंग इट दैट वे ओनली. इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. क्योंकि यहाँ पर इट इज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग और विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, so we call it as nucleolar organizer region. Or we also call it as NOR, nucleolar organizer region, right? So this is what is the structure of chromosome, जहाँ पे टीलोमियर्स जो हैं वो इस क्रोमोसोम को स्टिकिंग से बचाएंगे. प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के फंक्शंस भी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. नाउ लेट अस टॉक, जब आप इन क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं तो आपके स्टडी का पैटर्न क्या होता है, आप किस बेसिस पे क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं. तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना चाहूंगी. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, राइट? हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 होते हैं. ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल ह्यूमन से शुरुआत करती हूं. वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ये 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, इन्हें हम, मतलब ये हमारे जेनेटिक मटेरियल का कंप्लीट सेट है. दिस इज द एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच वी हैव, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. सो डिप्लॉइड इज डिनोटेड बाय 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है आपके इस सेट में, उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड. और ये जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में. ऐसे सेल्स जो कि केपेबल हैं एक्टिव डिवीजन के लिए. उन सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं, 46 या पूरे के पूरे 23 पेयर्स. लेकिन अगर मैं इन्हें हाफ कर दूं और ओनली 23 क्रोमोसोम्स की बात कह दूं, तो 23 क्रोमोसोम्स का मतलब हो गया है डिप्लॉइड सेट का हाफ पार्शियल. इसे हम बोलते हैं बच्चों हेप्लॉइड. हेप्लॉइड का मतलब होता है n, और n का मतलब होता है क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होना, मतलब सिर्फ 23 होना. ये किस में मिलेंगे आपको, ये गैमेटिक सेल्स में मिलेंगे, या जिन्हें मैं germ cells भी बोल सकती हूँ. So such number of chromosome would be visible in your gametic cells. There are some organism जैसे Ascaris megalocephalans univalens. Ascaris megalocephalans यूनिवैलेंस, दिस इज यू. इसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाईएस्ट है, लोएस्ट है.
तो यूनिवैलेंस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सबसे ज्यादा कम है, दिस इज लोएस्ट, it have a lowest number of chromosome and that is only 2n is equals to 2. इसके डिप्लॉयड सेट में मात्र आपके पास 2n is equals to 2 क्रोमोसोम्स है। उसी तरीके से there is a plant which is called as Haplopappus. इसके डिप्लॉयड सेट का क्रोमोसोम नंबर है ओनली 4। Haplopappus, please I'm so sorry, please correct the spelling. So diploid set is only 2n is equals to 4. इनके लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर है बच्चों। इसी तरह कुछ के आप याद रख लेंगे, जैसे गार्डन पी का डिप्लॉयड सेट जो है दैट इज गार्डन पी, जिस पे मेंडल ने काम किया था, उसका डिप्लॉयड सेट जिसमें सिर्फ हमारे पास 14 क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल्स टू 14। फ्रूट फ्लाई में इट इज 8। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जिसे हम बोलते हैं, उसका डिप्लॉयड सेट इज ओनली कैरीज ओनली 8 क्रोमोसोम, राइट। ये कुछ टर्म्स, कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। सारे ऑर्गेनिजम्स के हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेट के नंबर आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, नोबडी विल आस्क यू। ये सिर्फ कुछ के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये हम आगे जेनेटिक्स में भी यूज करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू थिंग्स कि कौन से ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर हमारे पास कितना होता है। कमिंग टू दैट स्टेनिंग प्रोसीजर, जिसमें मैंने आपको हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में बताया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए जो आपको नीट के लिए याद रखने हैं, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूजन्स भी मोस्टली होते हैं। जब आप स्टेनिंग करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 भागों में स्टेन होता है। एक पोर्शन को हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं और दूसरे पोर्शन को हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। सो वन ऑफ द पोर्शन इज हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, राइट। देखो बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है जेनेटिक मटेरियल तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेन अब्जॉर्ब करने वाला है, और अगर वो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, तो वो स्टेन को कम अब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो हमारा जो हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन है वो बहुत कंडेंस्ड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेन को अब्जॉर्ब कर लेता है। सो इट स्टेन्स डार्कली स्टेन्ड। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा इनर्शिया में है, बहुत ज़्यादा पैक्ड है, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन है। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, राइट। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन एंड दिस इज डार्कली स्टेन्ड, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अब अगर मैं यूक्रोमैटिन की बात करूं तो आप यू टर्म से ही याद रख लीजिएगा, दिस इज ट्रू और एडवांस्ड। तो यूक्रोमैटिन मतलब जो थोड़ा सा डिफ्यूज्ड पोर्शन होगा, जो लाइटली स्टेन्ड पोर्शन है, एंड द वन दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो कि अपने आप को ट्रांसक्राइब कर सकता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको नीट के लिए ध्यान रखने हैं। कौन सा पोर्शन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और कौन सा पोर्शन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। दिस टर्म इज इनएक्टिव, प्लीज मेक अ करेक्शन, मैंने गलती से एसिड लिख दिया था। सो यहां से आप कुछ मेन चीजें ये याद रखेंगे। अब अगर मैं क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करूं तो क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करने के लिए एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप। तो कुछ और जनरल टर्म्स देख रहे हैं हम, कैरियोटाइप या कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है हम क्रोमोसोम्स को अरेंज कर रहे हैं उनके साइज शेप के बेसिस पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगर क्रोमोसोम टू स्मॉलर क्रोमोसोम और स्मॉलर टू बिगर क्रोमोसोम, इस ऑर्डर में अरेंज करना और उन क्रोमोसोम्स को स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप।
तो अगर इसको डिफाइन करूं तो द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्रोमोसोम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज कैरियोटाइप। मतलब आप क्रोमोसोम्स को पेयर के बेसिस में, पेयर के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। ऑफ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम इज नोन एज कैरियोटाइप। और इन्हें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना, उसे हम बोलते हैं एडियोग्राम। So diagrammatic representation of karyotype is known as ediogram. आप जब इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, समझा देते हैं या ग्राफिकली समझा देते हैं तो उसे हम एडियोग्राम बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं बच्चों एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम होता है दैट इज द फर्स्ट क्रोमोसोम। So longest chromosome is first and smallest is last. Smallest is last. मतलब this is first chromosome of course and this is 22nd and not 23rd. मैं sex chromosome को यहाँ पे avoid कर रही हूँ, sex chromosome की बात नहीं कर रही हूँ। सेक्स क्रोमोसोम की भी बातें अगर कर लेंगे तो सबसे छोटा क्रोमोसोम आपके पास होता है वाई क्रोमोसोम। दिस इज द स्मॉलेस्ट, 22nd से भी छोटा होता है। और एक्स क्रोमोसोम जो है दैट इज बिगर देन वाई, मच बिगर देन बेटा। वाई से एक्स क्रोमोसोम, वाई से एक्स क्रोमोसोम काफी बड़ा होता है, रिमेंबर दैट। कोई भी ऑर्गेनिज्म का आपको स्पीशी आइडेंटिफाई करना है तो हम उसका एडियोग्राम बनाते हैं या हम उसकी कैरियोटाइपिंग करते हैं। तो कैरियोटाइपिंग में हमें उस ऑर्गेनिज्म के सारे क्रोमोसोम्स को लाइन से लगाते हुए आता है। उन्हें हमें पता होता है कि उसके पास कितने टोटल क्रोमोसोम्स हैं और उसके बेसिस पे हम उसका प्रॉपर कैरियोटाइप बना सकते हैं, एडियोग्राम बना सकते हैं, राइट। तो एडियोग्राम अगर आप किसी का भी देखेंगे तो आपको एक इमेज एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाई देगा। फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरीके से हमने क्रोमोसोम्स को उनके साइज शेप के बेसिस पे अरेंज किया है, राइट। हम जिन क्रोमोसोम्स को नॉर्मल यूज के लिए लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन के लिए लेते हैं, उन्हें हम टर्म देते हैं ऑटोसोम। So there is a category of chromosome which is known as autosome. Autosome का मतलब होता है those chromosomes that do not participate in the process of reproduction, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। और मतलब ये आपकी बॉडी की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके नॉर्मल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और ये ऑटोसोम्स जो हैं ये हम सब में 22 होते हैं। लेकिन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर XX और XY। दिस इज ओनली वन पेयर। तो यूजुअली व्हेन वी राइट अबाउट क्रोमोसोम तो वी राइट इट दिस वे, 22 + 1। इसका सीधा सा मतलब है कि 22 ऑटोसोम है and one of the pair could be either XX or it could be either XY, इस तरीके से। So here we are through with the general aspects of all the chromosomes, shape of the chromosome, what is satellite, what is primary construction, secondary construction। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स की जो यूजुअली हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्रोमोसोम टेम्परेरीली मिलते हैं। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो रोल प्ले करके ये खत्म भी हो जाते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट सम स्पेशल क्रोमोसोम्स। These special chromosomes may found in the body of animals or maybe insects. हम सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम।
लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम सबसे पहले सैलेमेंडर में ऑब्जर्व किया गया था बाय वॉल्थर फ्लेमिंग। सैलेमेंडर एक एम्फीबियन है बच्चों। तो इस एम्फीबियन के अंदर सबसे पहले हमने एक स्पेशल क्रोमोसोम देखा था विच इज कॉल्ड एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो ऐसा क्रोमोसोम है जो किसी लैम्प के क्लीनिंग के ब्रश के जैसा दिखाई देता है। इफ आई शो यू, दिस क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस। ये क्रोमोसोम के जो लूप्स हैं, मतलब क्रोमोनिमेटा के जो लूप्स हैं, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे जैसे किसी ब्रश के ब्रिसल्स हों। तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने ही वाले हैं। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। सो ये क्रोमोसोम का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है बच्चों हमें जैसे किसी ब्रश के ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, इसलिए वी कॉल दिस एज लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। सो सेलेमेंडर के ऊ साइट में, सेलेमेंडर विच इज एन एम्फीबियन, उसके ऊ साइट में हमें यह दिखा था। और कौन से फेज में दिखा था, आपको नीट के लिए ये भी ध्यान रखना है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन मियोसिस, राइट। मियोसिस में जो पहला फेज है विच इज प्रोफेज, उस फेज के डिप्लोटीनी स्टेज में इस क्रोमोसोम को सेलेमेंडर के ऊ साइट में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड देयर वी फाउंड दैट इट वाज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलेगा आपको बेटा, है ना। मेजरली दिस विल नॉट, यू विल नेवर सी दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन मैमल्स, हायर एनिमल्स। ये क्रोमोसोम किस स्टेज पे है, उस स्टेज पे ही इसकी अवेलेबिलिटी क्यों है और उसका रीजन या पर्पस क्या है, देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम जब सेलेमेंडर में हमें दिखाई दिया तो इट वाज ऑफ दिस शेप ओनली, जहां पे आपको मेन एक्सिस पे डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल की मेन एक्सिस है, वहां पे आपको कुछ लूप्स दिखाई दे रहे थे लाइक दिस। इन लूप्स को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बनाऊं तो इट वाज अपियरिंग और इट अपियर लाइक दिस। ये लूप्स मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। अब अगर यहाँ पे इन ब्रिसल्स को आप देखें, ध्यान से देखें, तो कुछ हिस्सा तो जो ऐसा है जिसको हम डीएनए एक्सिस बोल सकते हैं, जो एक्सिस पे प्रेजेंट है, एंड दीज आर द लूप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये लूप्स है। यहां पर भी दिस एंटायर इज बेसिकली लूप्स। आई मीन ऑल दी स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर लूप्स। इसे सबसे पहले नाम रुकर्ट ने दिया था, मतलब दिस नेम लैम्प ब्रश वॉज गिवन बाय रुकर्ट। हालांकि इन्होंने इस क्रोमोसोम को और भी कई एस्पेक्ट्स में स्टडी किया था, बट इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी गिव हिम द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेमिंग दीज स्पेशल क्रोमोसोम, रुकर्ट। डिप्लोटीन फेज में ये जो क्रोमोसोम है, ये एग के अंदर यॉक के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जा रहा था। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक कंटेनिंग ओवम के अंदर, oocyte के अंदर ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम वॉज विजिबल। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है यॉक फॉर्मेशन, राइट। क्योंकि यॉक आगे चल के उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला था, इसीलिए दिस स्पेशल क्रोमोसोम इज बेसिकली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यॉक। अब अगर आप यहाँ पे दूसरे भी फंक्शन देखिए, मोस्टली क्या होता है, ये वाले हिस्से वो हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है। तो दीज आर द लूप्स, एंड लूप्स मोस्टली दे डू नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। जो भी हमारा डीएनए का कंडेंस्ड पोर्शन है, कंडेंस्ड पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं शो करता। रीजन वो ऑलरेडी पैक्ड है, वो ऑलरेडी कंडेंस है, तो ऑफ कोर्स वो किसी भी तरीके से आपको ना तो ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा ना ट्रांसलेशन दिखाएगा। लेकिन ये लूप्स थोड़े से ढीले हिस्से हैं, थोड़े से हल्के हिस्से हैं।
और इन हल्के हिस्सों में वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दिखा पाता है और इस तरह से वो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बना पाता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बना पाता है और यूं कह लें तो वो जो यॉक है उसको भी सिंथेसाइज कर पाता है। So you need to remember one important point over here, that this is helping in the process of transcription and translation. Usually condensed हिस्से में transcription translation नहीं होता, but only in case of Lamb-Brush chromosome in the loops transcription translation process takes place. जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा। ये क्रोमोसोम जो है ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, सपोज एंड दिस इज पैटर्नल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम बोल देती हूँ मैं इसे। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है जहां पे ये क्रोमोसोम्स अभी भी कायाजमेटिक पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं, राइट ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं और वहां पर क्या हो गया है, क्रोमोसोम लूप बना चुका है। तो ये जो क्रोमोसोम ने लूप का फॉर्मेशन कर दिया है, ये लूप अब हमें काफी हद तक आई एम सो सॉरी, ये जो लूप है ये हमें काफी हद तक चीजों को सिंथेसाइज करके देने में मदद करने वाला है। I'll show you how this looks like. Wait a minute, beta. Just give me a minute. We will draw it again. देखिए ये बायवेलेंस के फॉर्म में है और बायवेलेंस के फॉर्म के बाद अभी यहाँ पे एक ऐसा लूप का फॉर्मेशन ले लिया, एक लूप स्ट्रक्चर बना दिया। लूप बनने से ये हिस्सा थोड़ा सा ढीला हो गया और ढीला होने से ये हिस्सा जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो गया। सो दिस रीजन इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन हो गया है ये हमारा एक्सिस है डीएनए का, ये क्रोमोमियर है और याद रखेंगे कि यहाँ पे दिस इज पैटर्नल एंड मैटरनल और क्रोमोसोम्स जो कि अभी हाल फिलहाल आपके पास प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ बायवेलेंस, राइट वहां पे मैंने उसका एक एनलार्ज व्यू बताया है। इससे एक्सटेंडेड व्यू ये है और फर्दर एक्सटेंडेड व्यू हमारे पास ये है। तो ये जो लूप वाला हिस्सा है, दिस बिकम्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड इट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग सब्सटेंसेस फॉर द oocyte। आरएनए सिंथेसिस वहीं पे होता है। आप इसे बोल सकते हैं ये जो लूप, एक्स्ट्रा लूप का फॉर्मेशन वहां पे हुआ है, इसे हम एक्सटेंडेड लूप भी बोल सकते हैं। This loop which is forming over here, this is known as extended loop। तो कुछ कुछ जगहों पर आपको लूप्स एक्सटेंडेड मिलेंगे और थोड़े बड़े बड़े होकर मिलेंगे, कुछ जगह तो नॉर्मल लूप्स मिलेंगे बेटा और कुछ जगह जो लूप्स हैं वो ज़्यादा एक्सटेंडेड मिलेंगे और इसीलिए उनमें ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो सकता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अबाउट लैम्ब्रश क्रोमोसोम। ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के भी कंपैरिजन में ज्यादा बड़े होते हैं। वी विल टॉक अबाउट पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम से भी लार्जर है। So they are larger than polytene chromosome of insects. You need to remember that. ये जो हमारा स्पेशल क्रोमोसोम है बेटा, जो लार्ज क्रोमोसोम्स हैं, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है क्योंकि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टॉपिक मैंने पूरा आपसे डिस्कस किया है, सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन। लैम्ब्रश क्रोमोसोम इनिशियली इस तरीके से दिखता है माइक्रोस्कोप में, जस्ट लुक लाइक अ लैम्ब ब्रश। क्लीनिंग लैम्प ब्रश जो हम लैम्प्स की क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्रश जो हम लैम्प के क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस
ब्रश के जैसा ये सिमिलरली दिखाई देता है। इसका लार्जर व्यू इस तरीके से लूप है, ये क्रोमोमियर्स हैं हमारे, जो कि आपको बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। सो दीज आर क्रोमोमियर्स। यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाई देंगे और इसका एक्सटेंडेड, कई बार ये लूप्स और फर्दर एक्सटेंड हो जाते हैं। इट लुक्स लाइक दिस वेयर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन इज क्लियरली विजिबल टू यू, राइट। कमिंग टू द, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, एसिटाबुलारिया के अंदर विच इज अ एल्गी, इसके अंदर भी लैम्ब्रश क्रोमोसोम मिलता है, इंसेक्ट्स के oocyte में मिलता है। दिस इज द डायग्राम विच वी टॉक्ड अबाउट, है ना। दिस इज द इनलार्ज व्यू। ये क्रोमोमियर्स हैं, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए दिस इज क्रोमोमियर। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लूप्स हैं ये क्रोमैटिन के लूप्स हैं। इसको फर्दर इनलार्ज करके दिया तो एक क्रोमैटिन लूप आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसके आसपास यहाँ पे ये हिस्सा ही बीड का अपीयरेंस देता है विच इज क्रोमोमियर। एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम जिन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सो दिस इज हाउ योर Lambrusche chromosome looks like. Coming to the next chromosome, which is your polytene chromosome. Polytene chromosome और further large chromosome है। So एक special category of chromosome जिसे हमने सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में ऑब्जर्व किया था, वैसे ये बालबियानी ने ऑब्जर्व किया था और इसीलिए उनके नाम पर आगे चल के इनकी कुछ लेबलिंग्स भी आएंगी। बालबियानी रिंग्स बोलते हैं उन्हें। तो बालबियानी ने सबसे पहले ये क्रोमोसोम्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया था। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स में उन्होंने ये क्रोमोसोम देखा था और ये क्रोमोसोम जो है, इस क्रोमोसोम में आपको इस तरीके से बैंड्स दिखाई देंगे। तो कुछ पोर्शन विल बी डार्क एंड कुछ पोर्शंस जो होंगे वो कैसे होंगे, लाइटर इन शेड होंगे इस तरीके से। तो ये हमारे क्रोमोसोम मतलब बालबियानी रिंग्स, लाइट और डार्क शेड्स आपको किसी भी पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में विजुअलाइज हो सकते हैं। ये क्रोमोसोम अगेन एक स्पेशल फंक्शन के लिए है। जहां जहां पे डार्क बैंड्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर नोन एज डायरेक्टली बैंड्स ओनली। ये एक बैंड हो गया, दिस इज बैंड 1 एंड दिस इज सपोज बैंड 2, सेकेंड बैंड। दोनों बैंड्स के बीच का हिस्सा थोड़ा सा लाइटर इन शेड दिखाई देता है बेटा, और इसे हम इंटर बैंड बोलते हैं। वी कॉल दिस पोर्शन एज इंटर बैंड। लाइटली स्टेन्ड हिस्से को हम इंटर बैंड बोलते हैं और जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन है उसे हम डार्क बैंड बोलते हैं। ये दोनों स्पेशल क्रोमोसोम्स हैं, दोनों टेम्पररी विजिबल होते हैं, दोनों की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं होती है, राइट। बालबियानी ने इनका डिस्क्रिप्शन दिया था और इन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये जो क्रोमोसोम है, जब आप डिवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स को, मतलब जब हमारे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, तो ये जो टेट्राड बना है आपके सामने, विच इज गिविंग यू अपीयरेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑल टुगेदर, राइट, ये टेट्राड सेपरेट होता है। हम सेल डिवीजन में इसका डिस्क्रिप्शन लेंगे, पर अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये जब सेपरेट होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर ये सेपरेट हुए बिना वहीं पर अटैच रहे, उसी सेंट्रोमियर हिस्से से ये कनेक्टेड रहे और सेपरेट ना हो, तो ये कैसा शेप देगा देखिएगा जरा। ये डिवाइड हुआ, लूप्स यहीं अटैच रहे, फिर डिवाइड हुआ, लूप्स यहीं अटैच रहे, फर्दर डिवीजन, लूप्स आर अगेन अटैच्ड। मतलब ये एक तरीके से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हो गया विदाउट सेपरेशन, राइट। कायदे से तो यही होना था कि जो दोनों आर्म्स हैं वो सेपरेट होती और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए उसी जगह डुप्लीकेट हो रहा है। सो इट इज गिविंग यू अ शेप ऑफ मेनी, और रादर गिविंग यू एन अपीयरेंस ऑफ मेनी आर्म्स ऑल टुगेदर, राइट। तो जैसे ऑक्टोपस कैसा दिखता है ना, ऑक्टोपस का सेंटर और उससे कई उसकी आर्म्स रेडिएट होती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस क्रोमोसोम का अपीयरेंस आएगा। So it is due to duplication of chromosome, duplication of chromatids, but not their separation. So this was all about this special chromosome, which is your polytene chromosome. It looks like this, as I told you, कि जैसे octopus का head होता है और उसकी radiating arms होती हैं, ठीक उसी तरीके से इसका structure visualize आप यहाँ पे कर सकते हैं,
राइट. सो हियर वी हैव डन विद द क्रोमोसोम पार्ट. ये सेल डिवीजन चैप्टर में भी रेफरेंस में आने वाला था, जिसे मैंने यहीं पे कवर कर दिया. सेल डिवीजन के चैप्टर में हम डायरेक्टली क्रोमोसोम्स के सेपरेशन और उनके फ्यूजन से स्टार्ट करेंगे. हम बात करेंगे आज न्यूक्लियोलस की, which is the center portion of nucleus or rather central body of the nucleus. मतलब न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है. ये एक डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है जिसे फोंटाना ने डिस्कवर किया था. तो फोंटाना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना और ये डार्कली स्टेन बॉडी के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा था जब हमने स्टेनिंग की. तो सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना एज अ डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस में हमें विजिबल था. राइट. हालांकि न्यूक्लियोलस के अपने फंक्शंस हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये डार्कली स्टेन्ड हमें दिखा इसीलिए क्योंकि इसका स्टेन होना आरडीएनए के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है. इसके पास ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोमल डीएनए है, राइबोसोमल आरएनए, आई एम सो सॉरी, इट हैज़ आरएनए और उसके कारण ये बहुत डार्कली स्टेन दिखाई दे रहा था. So it have more of rRNA. Nucleolus without membranous structure है. So it is membraneless structure. ये आपको याद रखना है, नीट के लिए ये पूछा जाता है. It's a membraneless structure which is present in your cell. और ये membraneless structure राइबोसोम्स के सिंथेसिस में मदद करता है. क्योंकि ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस में मदद करता है इसीलिए इसके पास आरआरएनए है विच इज राइबोसोमल आरएनए. राइट. यहाँ पर कई सेल्स के पास न्यूक्लियोलस मोर देन वन भी हो सकते हैं. वन और मोर देन वन न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सेल के पास. और ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि सेल की नीड कितनी है. अगर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों थोड़ी ज़्यादा चलती है तो डेफिनेटली सेल को प्रोटीन से ज़्यादा चाहिए होंगे और जितने ज़्यादा प्रोटीन सेल को चाहिए उतनी ही उसके पास उतनी ही उसके पास न्यूक्लियोलस ज़्यादा होंगी. सो आरआरएनए का बनना भी न्यूक्लियोलस में है और आरआरएनए का स्टोर होना भी न्यूक्लियोलस में है. तो हमेशा दिखाई देगा आपको आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और इसीलिए आपको न्यूक्लियोलस में एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो न्यूक्लियोलस में डेंस स्ट्रक्चर दिखने का एक ही रीजन है कि जो आरआरएनए है वो बनता भी वहीं पे है और वो स्टोर भी वहीं पर हो रहा है. राइट. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. इसमें अमोर्फस मैट्रिक्स होता है. It is amorphous. Let me correct the spelling. It is amorphous membrane matrix. Sorry, it is It have amorphous matrix. That means with more protein. Membraneless तो है लेकिन उसका matrix कैसा है? Amorphous with proteins. Fibrils present है ना. इट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइब्रिल्स. हम अभी एक इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जो ग्रैन्यूल्स इसके अंदर राइबोसोम्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं. तो इट हैव ग्रैन्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स. फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं जो कि वैसे न्यूक्लियो फाइब्रिल्स बोलते हैं हम उन्हें. और ये न्यूक्लियर फाइब्रिल्स इसको एक फाइब्रिलर स्ट्रक्चर देते हैं और इसके मैट्रिक्स को अमॉर्फस बनाते हैं. मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन इसके आसपास जो डेंस एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटीन्स मिलेंगे और फाइबर्स मिलेंगे. सो दिस इज द रीज़न वाई इट अपीयर्स टू बी ग्रैन्युलेटेड. अब हम बात कर लेते हैं बेटा ये कहाँ कहाँ पर और कितने अमाउंट में मिलेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट देयर फंक्शन एंड देयर नंबर, तो नंबर आपको सिक्रीटरी सेल्स अगर होंगे,
सिक्रीटरी सेल्स मतलब कोई हार्मोन बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो वहां पे इनका नंबर आपको कैसा मिलेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा। तो जिन सेल्स का नेचर सिक्रीटरी है, जैसे ग्लैंडुलर सेल्स जो कि सिक्रीशंस करते हैं, वहां पर आपको न्यूक्लियोलस का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल लिवर है ना, लिवर में सिक्रीशन होता है, लिम्फोसाइट्स, हमारे स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स विच आर IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इनके अंदर इनका नंबर ज्यादा मिलता है, राइट। तो इन सभी जगहों पर आपको कंपैरेटिवली न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं समराइज करूं तो सिक्रीटरी सेल्स हो गए बेटा, है ना, सिक्रीटरी सेल्स, oocytes की जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है, वो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन में आपको न्यूक्लियोलाई मिलेंगे काफी अमाउंट में। न्यूरॉन्स के नीसल्स ग्रैन्यूल में मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा। तो इन जगहों पर आप मेजरली इन्हें देख सकते हैं। याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूं आपको, अगर आप यहाँ पे याद करना चाहते हैं तो आप इसे सन से याद कर लीजिए, सन, राइट। दिस वुड बी अ मेमोरी ट्रिक फॉर यू। एक निमोनिक है, सन याद रख लीजिए, सेक्रेटरी सेल्स हो गया, oocytes हो गए, और उसके अलावा नीसल्स ग्रैन्यूल्स हो गए जो कि हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। इन सभी जगहों पे न्यूक्लियोलाई का नंबर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें बेटा तो आउटर मोस्ट रीजन ग्रैन्युलर है, आई एम इरेजिंग दिस, आउटर मोस्ट रीजन, आप हम इसे तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं। देख लीजिए जरा, इस तरीके से इसे 3 रीजन में डिवाइड कर लीजिए। सबसे बाहर वाला हिस्सा ग्रैन्युलर रीजन के फॉर्म में जाना जाता है, यहां पे RNA सबसे ज्यादा होगा। बीच वाला रीजन डेंस ग्रैन्युलर रीजन है, डेंस ग्रैन्युलर रीजन। कंपैरेटिवली ऊपर के रीजन से यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे फाइब्रिल्स, ग्रैन्युलर रीजन। और अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, अंदर वाला रीजन इज कॉल्ड एज फिब्रिलर रीजन, राइट। तो फिब्रिलर रीजन में आपको फाइब्रिल्स ज्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली। ये वाले हिस्से में यू विल गेट मोर ऑफ फाइब्रिल्स, right? So this is how your your nucleolus looks like. न्यूक्लियोलेमा टाइप के फाइब्रिल्स इसमें अंदर की तरफ आपको ज्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा अगर डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में और फर्दर जाऊं तो जो फाइब्रिलर रीजन है, वो फाइब्रिलर रीजन इस तरीके के फाइब्रिल्स का है, ठीक है। आई विल मेक इट अगेन। फाइब्रिलर रीजन में सबसे पहले आप अंदर एक फाइब्रिल बना दीजिए, सो दिस वुड बी फाइब्रिलर रीजन। इसके बाहर वाला हिस्सा होता है ग्रैन्युलर रीजन, या जहां पर हमारे पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो ग्रैन्यूल्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा ग्रैन्युलर रीजन, ये मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप इसे मेम्ब्रेन मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, RNA होता है। तो बाहर वाला रीजन कैसा हो गया, ये दिस इज ग्रैन्युलर एंड दिस इज फिब्रिलर रीजन। और इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड देन दे हैव सर्टेन फाइबर्स, कुछ इस तरीके से फिलामेंट्स। आई होप यू कैन सी दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिलामेंट्स है। ये जो फिलामेंट्स है ये कुछ नहीं है, दिस इज देयर प्रिपेयर्ड RNA, जिसके कारण ये ज्यादा आपको डेंस दिखाई देता है। एंड दीज आर राइबोसोम्स। सो दिस मेक्स आवर डायग्राम कंप्लीट, है ना। बाहर का रीजन ग्रैनुलर है, अंदर सबसे सेंट्रल यूनिट जो है वो फिब्रिलर रीजन है, राइबोसोम्स की यूनिट दिखाई दे रही है आपको, और उसके अलावा RNA दिखाई दे रहा है। सो न्यूक्लियोलस आपको तभी दिखाई देगा और ज्यादा नंबर में तभी दिखाई देगा जब इसकी जरूरत है, अदरवाइज इसका नंबर आपको काफी रिड्यूस दिखाई देगा या आपको विजिबल भी नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड विद द न्यूक्लियोलस।